हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता किस किस प्रांत में या किस किस देश में कौन कौन सा स्थल है, कितने दूरी में विकसित है, कितने स्थल का पता लगा, ये उत्तर से दक्षिण कौन सा स्थल है, पूरब से पश्चिम कौन सा स्थल है, इनकी नगर योजना कैसी है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया। आज हम लोग देखते हैं कि ये जो उत्खनन हुए, कार्य हुए, पुरातत्वविदों ने, उत्खननकर्ताओं ने जो खुदाई करवाई, उसमें जब किसी स्थल से खुदाई कराई तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, वहाँ से क्या क्या हमको मिला पुरातत्व से संबंधित। तो इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम दो लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसी सभ्यता के नाम पर ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा। जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था। लेकिन जब इसका हम लोगों ने देखा कि व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ तो इसका कई स्थानों से पता चला, तो आखिर में ये फैसला हुआ कि जहाँ से पहला स्थल खुदाई हुई थी उसके नाम पर ही सभ्यता का नाम रखा जाए, हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग देखते हैं हड़प्पा, ये हड़प्पा सर्वप्रथम जब खुदाई हुई तो यहाँ से क्या क्या मिला। हड़प्पा, ये हड़प्पा है कहाँ? ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये हड़प्पा सभ्यता अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंटगोमरी जिले में, मंटगोमरी जिला आज इसको हम लोग साहिवाल जिला कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंटगोमरी जिले में, जिसको आजकल साहिवाल जिला कहता है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंटगोमरी जिले में साहिवाल जिला है। जो मंटगोमरी जिला प्राचीन नाम था, आजकल साहिवाल जिला है। ये कहां पर है? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा सभ्यता अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कैसे चला? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन, इन्होंने एक पत्रिका में, पहले अमूल प्रचार का माध्यम अखबार पत्रिका यही चीज़ थी, जैसे आज है कि सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफार्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में क्या था कि अगर आपको अपनी बात कहीं रखना है तो आप पत्रिका या अखबार का ही सहारा ले सकते थे, या रेडियो का, टेलीविजन का सहारा ले सकते थे। तो ये पत्रिका में चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन 1826 ईस्वी में, ये एक पत्रिका है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, उन्होंने इसमें, उस पत्रिका में इन्होंने सबसे पहले ये लिखा कि ये स्थल यहाँ पर इसके जमीन के नीचे कुछ ना कुछ है। जैसे ये अनुमान लगाया गया कि इनके पत्रिका में जो इन्होंने लेख छापा उसके माध्यम से ये अनुमान लगाया गया कि इस जमीन के नीचे कोई ऐसी चीज दबी है जिसको खुदाई करने पर अगर खोदा जाए तो कुछ ना कुछ पता चलेगा कि प्राचीन सभ्यताएं या प्राचीन लोग या प्राचीन जीवन स्थल इसके नीचे दबा हुआ है। फिर क्या हुआ कि 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस क्षेत्र का काफी बार दौरा किया। किस क्षेत्र का? हड़प्पा क्षेत्र का काफी बार दौरा किया, और उन्होंने भी एक निष्कर्ष निकाला, एक अनुमान लगाया कि इस सब जो मिट्टी के नीचे दबी हुई चीज है, जिसका कि चार्ल्स मैनसन ने उल्लेख किया था अपनी पत्रिका में, वाकई कुछ ना कुछ है इसके नीचे। तो 1853 ईस्वी में, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि इसकी व्यापक खुदाई प्रारंभ करवाई जाए या इसको खोदा ही जाए। अब ये 1853, उसके बाद 1856 ईस्वी में संजोग ऐसा हुआ कि 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए ठेका मिलता है। रेलवे लाइन बिछाने का जिम्मेदारी मिलती है किसको? जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन को। दोनों भाई जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन जो है, ये रेलवे लाइन ट्रैक बिछाने, रास्ता जो है बिछाने के लिए जमीन को समतल कर रहे थे। तो इन लोगों ने देखा है कि जो जमीन उबड़ खाबड़ थी उसकी खुदाई करने पर जब उसको समतल करना शुरू कर दिया गया
तो वहां से ईंट निकलना शुरू हो गई। ईंट अब हम लोग देखते हैं कि जब ट्रैक होता है, जो आज वाला रास्ता है रेलवे का, तो उसके नीचे गिट्टक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े गिट्टक के रूप में होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस ईंट का प्रयोग रोड़े के रूप में करना शुरू कर दिया। तो इस चीज का जब व्यापक चर्चा शुरू हुई तो जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस स्थल का व्यापक उत्खनन कार्य करवाया। 1921 ईस्वी में, उस समय जॉन मार्शल इसके निर्देशक थे, पुरातत्व विभाग के। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने जो इसके निर्देशक थे, उनके आदेशानुसार दयाराम साहनी ने इस स्थल का व्यापक पैमाने पर काफी दूरी में इसका उत्खनन कार्य शुरू करवाया। उत्खनन कार्य जब शुरू करवाया तो यहां से क्या क्या मिला? ये हड़प्पा से जब दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य करवाया तो यहां से 2 ध्वस्त टीले मिले। 2 ध्वस्त टीले मिले, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि इसमें 2 टीले हैं, एक पूर्वी टीला है, एक पश्चिमी टीला है। अब पूर्वी टीला छोटा बड़ा होता था और निचाई पर होता था, पश्चिमी टीला जो है ऊंचाई पर होता था और छोटा होता था। तो यहाँ पर पश्चिमी टीला जो है एक समानांतर चतुर्भुज में ध्वस्त रूप में मिला। इसके जब हम लोगों ने माप किया, ये पुरातत्वविदों ने हमको जानकारी दी, तो इसका माप दिया था कि ये उत्तर से दक्षिण ये 420 मीटर लंबा है। ये 420 मीटर लंबाई है इसकी, जो हड़प्पा से हमको जो टीला मिला, ध्वस्त टीला मिला। और ये पूरब से पश्चिम पर होता था। जो पश्चिमी टीला या जिसको हम लोग दुर्ग टीला कहते थे, ये थोड़ी सी ऊंचाई पर होता था। ऊंचाई पर ये कितने ऊंचाई पर था? जो टीला था ये 13 से 15 मीटर ऊंचाई पर था। 13 से लेके 15 मीटर की ऊंचाई पर यह टीला था, ये ऊंचा था। हड़प्पा के जब व्यापक स्तर पर खुदाई शुरू हुई तो जब पुरातत्वविदों ने खुदाई प्रारंभ की तो वहां से जो दुर्ग जैसे टीला मिला हुआ था, उसका नाम क्या रखा है इन पुरातत्वविदों ने? पुरातत्वविदों ने उसका नाम रखा AB, अर्थात हड़प्पा के दुर्ग टीले का नाम रखा गया AB। इस दुर्ग टीले से उत्तर दिशा में, इस दुर्ग टीले से उत्तर दिशा में 6 मीटर ऊंचे टीले को AB, जो हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग टीला था उसका नाम था, उससे 6 मीटर उत्तर दिशा में, जो उत्तर दिशा में जाने के बाद 6 मीटर ऊंचे टीले को नाम रखा गया F। हड़प्पा सभ्यता के ज्यादा से ज्यादा चीजें इसी F टीले पर मिली। क्या क्या मिला हुआ है? F टीले पर सबसे पहले हमको मिल गया अनाज कूटने का 18 वृत्ताकार चबूतरा। जो पुरातत्वविदों ने यह टीले का व्यापक स्तर पर खुदाई कराई तो यहां पर क्या हुआ कि अनाज कूटने के लिए 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले। चबूतरे किस चीज के बने थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे, पक्की ईंट के 18 वृत्ताकार चबूतरे जो पक्की ईंटों के बने हुए थे, अनाज कूटने के लिए बने हुए थे। अगला क्या हुआ कि इसी यफ टीले पर ही, इसी यफ टीले पर ही श्रमिक आवास है, श्रमिक आवास मिला। यफ टीले पर ही श्रमिक आवास मिला। यह श्रमिक आवास कैसा मिला? इस यफ टीले पर जो श्रमिक आवास मिला वो कैसा मिला? ये 15 मकानों की 2 पंक्तियां थी। 15 मकान हैं और 2 पंक्तियां हैं। 15 मकान की 2 पंक्तियां, 15 मकानों की 2 पंक्तियां इस यफ टीले पर अवस्थित थी। और क्या मिला यहां से? इस हड़प्पा सभ्यता का जो
यह टीला से थोड़ी ही दूर पर, थोड़ा से बगल में ही धातु गलाने का जो है, ये धातु गलाने के लिए भट्टियां मिली हुई है। कितनी भट्टियां मिली है? 16 भट्टियां मिली हुई हैं धातु गलाने के लिए। 16 भट्टियां। धातु गलाने के लिए 16 भट्टियां मिली, और साथ में इसे क्या हुआ मिला हुआ है? एक है मूसा मिला हुआ है। धातु गलाने के लिए 16 भट्टी मिली हुई है, उसके पास में मूसा भी मिला हुआ है। अब ये जो धातु गलाने के लिए हड़प्पा सभ्यता से 16 भट्टियां मिली हुई है, उसके साथ मूसक मिला हुआ है, जिससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये ताम्रकारों की बस्ती थी। ताम्र निर्माण करने वाले, जो तांबे से निर्माण करने वाले, धातुओं से निर्मित करने वाले लोगों की ये बस्तियां थी। उसके बाद आगे जब खुदाई हुई तो यहां से मिल गए 891 मुहर। हड़प्पा से 891 मोहर मिली हुई है। मोहर क्या चीज है कि जैसे आजकल हम लोग कोई भी खरीदारी या कोई भी चीज लेते हैं तो उसके लिए हमको जो है पैसा पेड करना होता, रुपया देना होता, उसी तरीके से उस समय के लिए मोहर थी। हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो वहां से 891 मोहर मिल गई। उसके बाद हड़प्पा से जब व्यापक स्तर पर खुदाई शुरू हुई, हड़प्पा का थोड़ा सा और आगे विकास हुआ, खुदाई में थोड़ा सा जानकारी और हम लोगों को बढ़ी, तो हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक पुरुष धड़ मिला हुआ है। पुरुष धड़ कैसा है? निर्वस्त्र है, निर्वस्त्र। ये पुरुष धड़ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो पुरुष धड़ है, ये निर्वस्त्र है। और निर्वस्त्र का मतलब कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ, इसका पेट निकला हुआ है, अर्थात ये तोंद वाला व्यक्ति है। ये पेट निकला हुआ है। ये कितना लंबा है? तो 9.3 सेंटीमीटर का है। ये हड़प्पा से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक पुरुष का शरीर मिला हुआ है जो निर्वस्त्र है, उसका पेट निकला हुआ है। कितना लंबा है? यह 9.3 सेंटीमीटर लंबा है। अब आगे क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता से जब आगे खुदाई हुई तो एक धूसर पत्थर से निर्मित एक सिर मिला हुआ है। हड़प्पा का जब व्यापक स्तर पर खुदाई शुरू हुई, जब थोड़ा सा इसका विकास और तेजी से हुआ कि जानकारी हमको तेजी से प्राप्त होना शुरू हो गई, तो धूसर पत्थर से निर्मित एक धड़ मिला हुआ है, सिर धड़ मिला हुआ है। ये कैसे है? ये नृत्य मुद्रा में है, अर्थात नाचने की मुद्रा में है। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो धड़ है, सर ऊपर वाला हिस्सा, ये निकल गया है, अलग है। इसको मेखल कील के माध्यम से इसको जोड़ने का प्रयत्न किया गया। मेखल कील का प्रयोग करते हुए इसको जोड़ने का प्रयत्न किया। आगे जब फिर थोड़ा सा और हमको जानकारी हुई, खुदाई आगे बढ़ी, खुदाई में हमको जानकारी प्राप्त हुई, तो हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा से एक ऐसी मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, औरत की मूर्ति है, महिला की मूर्ति है, कि वो आटा गूंथते मूर्ति जो है, आटा गूंथती या प्लेट में रोटी ले जाते हैं, औरत की मूर्ति यहीं से हमको मिली है। महिला की मूर्ति। हड़प्पा के नगर क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला हुआ है। हड़प्पा का जो नगर क्षेत्र था, जहां पर लोग रहते थे, जैसे मान लीजिए यहां लोग रहते थे, इसके दक्षिण क्षेत्र में एक कब्रिस्तान मिला हुआ है। जो कब्रिस्तान मिला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं समाधि
R37, समाधि R37। लेकिन 1934 ईस्वी में एक अन्य समाधि मिल गई हड़प्पा सभ्यता में। 1934 ईस्वी में एक अन्य समाधि यच नाम दिया गया उसका। हड़प्पा सभ्यता से जो 1934 ईस्वी में एक अन्य समाधि मिली उसका नाम रखा गया समाधि यच। हड़प्पा सभ्यता से लगभग इतनी चीजों का जो है पता चला। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। सबसे पहले इस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला। प्रेतों का टीला। प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला। इस मोहनजोदड़ो को और क्या कहते थे? इस मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ प्रेतों का टीला, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते थे। इसका जो है 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी ने एक स्थल की खुदाई कराई। स्थल की खुदाई कहां कराई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर इसका उत्खनन कार्य करवाया। किसने करवाया? राखल दास बनर्जी ने। कब करवाया? 1922 ईस्वी में। इसका निर्देशन किसने किया था? उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। उन्होंने इन्हीं के निर्देश पर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो का पता लगाया। मोहनजोदड़ो का जब पता इन्होंने लगाया तो यहां से एक चीज और पता चलता है। मोहनजोदड़ो का जब पता लग गया तो मोहनजोदड़ो के टीले को स्तूप टीला कहते थे। मोहनजोदड़ो से जो टीला मिला है उसके टीले को स्तूप टीला कहते थे। टीले को स्तूप टीला कहते थे। स्तूप टीला क्यों कहते थे? कि यहां पर कुषाण काल में जब कुषाणों का शासन सत्ता थी तो इस टीले पर एक स्तूप बना हुआ था, इसलिए इससे मोहनजोदड़ो के टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं। यह स्नानागार कितना लंबा था? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा, जिसको जॉन मार्शल ने स्नानागार घोषित किया। जिस चीज को जॉन मार्शल ने कहा जो विशाल पानी का कुंड है, जलाशय है, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। ये स्नानागार कैसे हुआ? यहां पर स्नान के लिए जो है बगल के दुर्ग टीले में कुआं बना हुआ था। जलाशय जो था, इस स्नानागार का जलाशय दुर्ग टीले में था। वहां से इसके तल तक जाने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई थी और जहां पर स्नान होता था वो पक्के फर्श थे। यहां से जो गंदा पानी निकलता था, इस स्नानागार का जो गंदा पानी निकलता था, स्नानागार के दक्षिण और पश्चिम से एक नाली बनी हुई थी। दक्षिण और पश्चिम से नाली थी जिससे गंदा पानी निकल के बाहर चला जाता था। मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया।
मार्शल ने इस स्नानागार को कहा कि उस समय का एक आश्चर्यजनक निर्माण है, ऐसा आश्चर्य चीज है कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा, या इसके तल तक जो सीढ़ियां बनी हुई पक्की ईंटों की, या इसको पानी निकलने के लिए दक्षिण पश्चिम से जो नाली बनी हुई है, ऐसा निर्माण और हमने किसी भी स्थल में जो पुरातत्वविदों ने खुदाई की अभी तक नहीं देखा। इसलिए इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में, स्नानागार के पश्चिम में स्नानागार के पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे 1.52 मीटर ऊंचे टीले पर एक भवन बना हुआ था, जिसकी लंबाई जो है 45.71 मीटर, ये लंबा 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा ये भवन था, जिसको कहा गया अन्नागार। अनाज रखने का जो स्थान है, अनाज रखने का भवन है, अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता का ये अन्नागार इतना लंबा था, 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा। यहां पर उस समय के लोग अपना अनाज इकट्ठा रखते थे। अब इसके बाद जब आगे खुदाई हुई तो एक भवन मिला, एक बड़ा सा भवन मिला। मोहनजोदड़ो की जब आगे खुदाई हुई तो एक भवन मिला जो 70.1 मीटर गुड़े 23.77 मीटर का था। 70.1 गुड़े 23.77 मीटर का एक भवन मिला। इतने बड़े भवन को पुरातत्वविदों ने क्या कहा कि यह पुरोहित आवास है। यहां पर पूजा पाठ करने वाले जो धार्मिक पुरोहित व्यक्ति थे, जिनको हम लोग कहते थे पुरोहित, उनका यह आवास है। आवास कितना लंबा था? 70.1 से 23.77 मीटर लंबा था। आगे यहां से क्या मिला? यहां से जब खुदाई हुई तो 1398 मुहर मिली। मोहनजोदड़ो से 1398 मुहरें प्राप्त हुई खुदाई में। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को, मोहनजोदड़ो का जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला, इसको क्या एच.आर., वी.एस. तथा डी के क्षेत्रों में बांटा गया था। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को 3 भागों में बांटा गया था, एच.आर., वी.एस. और डी के क्षेत्रों में। एच.आर. क्षेत्र से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। इस एच.आर. क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की एच.आर. क्षेत्र से कांसे की नर्तकी मूर्ति जो विशेष उल्लेखनीय तरीके से इसको वर्णन है, ये मिली हुई है एच.आर. क्षेत्र से। अब मोहनजोदड़ो से पत्थर की मुहर पर, मोहनजोदड़ो में पत्थर की मुहर थे। मुहर किस चीज की थी? पत्थर की मुहर। इस पर किस चीज का चित्रांकन था? इस पर क्या चीज छपा हुआ था? जो जहाज का चित्रण था। जहाज का चित्रण है, जो पत्थर की मुहर प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से, उस पर जो है जहाज का चित्रण है। और क्या था कि पत्थर पर, जो पत्थर पर छपाई की जाती थी, तो पत्थर पर इन लोगों ने नदी में चलने वाली नौका का चित्रण किया। मोहनजोदड़ो से पत्थर पर जल में चलने वाली नौका का चित्रण है। पक्की मिट्टी का ताबीज, पक्की मिट्टी का ताबीज बनाते थे मोहनजोदड़ो वाले। मोहनजोदड़ो में जो ताबीज बनती थी पक्की मिट्टी का, उस पर जहाज का चित्रण अर्थात नाव का चित्रण जो है इस पर रखते थे। जो ताबीज बनती थी उस पर जहाज का चित्रण, जहाज का चित्रण। मोहनजोदड़ो से आटा गूंथती हुई स्त्री और अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई स्त्री की भी मृण मूर्तियां मिली हुई हैं।
मृण मूर्ति मिली हुई है। साथ में क्या हुआ कि एक चीनी मिट्टी की गिलहरी की मूर्ति मिली है, छोटी सी चीनी मिट्टी की गिलहरी की मूर्ति मिली हुई है 2.3 सेंटीमीटर। गिलहरी 2.3 सेंटीमीटर की है, चीनी मिट्टी की बनी हुई है। चीनी मिट्टी की गिलहरी की मूर्ति मिली हुई है, यह 2.3 सेंटीमीटर की है जो चीनी मिट्टी की बनी हुई है। अब हम लोग देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। सिंधु नदी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1931 ईस्वी में एन जी मजूमदार ने इस स्थल का उत्खनन कार्य कराया। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित 1931 ईस्वी में एन जी मजूमदार ने इसकी खुदाई कराई। खुदाई कराने में सबसे पहले हमको पता चला कि यह सिंधु संस्कृत के बाद यहां दो सभ्यताएं विकसित हुई। सिंधु संस्कृत के बाद झूकर और झाकर संस्कृत विकसित हुई। झूकर और झागर संस्कृत विकसित हुई। झूकर और झाकर संस्कृत विकसित हुई। मैके ने यहां से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त किया। मैके ने यहां से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त किया, अर्थात यहां से कारखाना मिला हुआ किस चीज का, मनका बनाने का। साथ में यहां से एक ऐसी मुद्रा मिली हुई है, चनहुदड़ो से एक ऐसी मुद्रा मिली हुई है जिस पर घड़ियाल के 3 अंकन और मछली का 2 चित्रांकन किया गया है। घड़ियाल 3, मछली का 2 चित्रांकित किया गया है। और क्या मिला हुआ है, यहां से एक ईंट मिला हुआ है। चनहुदड़ो से एक ईंट मिला हुआ है जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला। ईंट है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान। कुत्ते का पंजे का निशान। चनहुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन की जितने भी चीजें हैं ये चनहुदड़ो से ही मिली है। क्या क्या मिला हुआ, जैसे काजल, कंघा, लिपस्टिक, काजल, कंघा, लिपस्टिक, उस तरह इत्यादि चीजें जो है ये हमको चनहुदड़ो से मिली है। साथ में क्या मिला, यहां से पकी हुई पाइप नुमा नाली का प्रयोग किया गया है। मिला। साथ में क्या है कि यहां से वक्राकार ईंटें भी मिली हुई हैं। वक्राकार ईंट चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद मुहरों को काटने के लिए प्रयुक्त होने वाले औजारों का जो काफी मात्रा में हमको यहां से पता चला है, ये हमको यहां से मिली हुई। और साथ में क्या हुआ कि ये बैलगाड़ी का भी नमूना मिला हुआ। चनहुदड़ो से बैलगाड़ी का भी नमूना मिला हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे, ये स्थल कहां पर है, गुजरात में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे। उन्नीस 1954 ईस्वी में इसकी खुदाई एसआर राव ने किया था।
आर राव ने किया था। जब SR राव ने इसकी खुदाई कराई तो इन्होंने देखा कि यहां से एक गोदीवाड़ा का साक्ष मिला है। गोदीवाड़ा का साक्ष क्या मिला है, वो कितना लंबा था, तो वो 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा, 38 मीटर गहरा। जो गोदीवाड़ा मिला हुआ था लोथल से 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर गहरा था। अब इसमें क्या होता था कि एक उत्तर की तरफ से दीवार जो थी, उत्तर साइड से दीवार में 12 मीटर का छेद था। 12 मीटर का छेद है। इस गोदीवाड़ा में घुसने के लिए, जो जहाजों के घुसने के लिए उत्तरी दीवार पर 12 मीटर का छेद है। उधर से जब जहाज घुसती थी तो जाहिर सी बात है पानी का प्रभाव बढ़ेगा। कोई भी चीज इधर से घुसेगी, पानी का बहाव थोड़ा सा उधर प्रेशर मारेगा, दबाव डालेगा। तो उसके लिए इन लोगों ने कितनी बुद्धिमानी से कार्य किया था कि उधर दक्षिण दिशा में भी, दीवार के दक्षिण साइड में भी दीवार के दक्षिण साइड में एक छेद कर दिए थे। छेद किस लिए किए थे कि जो फालतू पानी होगा, जो बेकार पानी होगा, वो निकल के चला जाएगा। लोथल से 3 युग्मित समाधियां मिली हुई है। लोथल से लोथल से 3 युग्मित समाधि मिली हुई है, जिससे हम लोग ये अनुमान लगाते थे कि सती प्रथा, जो सती प्रथा था, यहां से सबसे पहला प्रमाण हमको लोथल से ही मिला, क्योंकि वहां से एक ही साथ 3 समाधियों को दफना दिया गया। 3 युग्मित समाधियां मिली। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण हमको मिला लोथल से। सती प्रथा, सती प्रथा का प्रमाण हमको सबसे पहले लोथल से मिला। और साथ में क्या मिला कि यहां से अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ। अग्निकुंड भी मिला। यहां लोथल से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना लोथल से भी प्राप्त हुआ। इसके निचले हिस्से से रंगाई कुंड मिला हुआ है। रंगाई कुंड का मतलब है कि जिसमें रंग को पहले घोरा जाता था, उसके लिए एक बड़ा सा कुंड, गड्ढा, या हम कह सकते कि ये ईंटों का जो है कुंड बना के रखते थे, उसमें रंग को पहले घोरा जाता था। उसको रंगाई कुंड भी यहां से मिला हुआ है। यहां से जो है 213 मोहरें मिली हुई हैं। लोथल से 213 मोहर मिली हुई है। अब हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में सरस्वती और दृष्टवती, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है। 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई कराई। 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई कराई। खुदाई करवाई तो इनको सबसे पहले क्या मिला, यहां से इनको मिला हल से जुते हुए खेत। हल से जुते खेत। जुते खेत कैसे मिले थे, ये आड़ी तिरछी, इनकी जुताई आड़ी तिरछी हुई थी। आड़ी तिरछी इसलिए होती कि एक साथ 2 फसलों के बोए जाने का भी प्रमाण है। एक ही साथ 2 फसल ये लोग बोते थे। एक साथ 2 फसलों को बोने का प्रमाण यहां से मिला हुआ है। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण में, दुर्ग टीले के दक्षिण में कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण में 5-6 मिट्टी के चबूतरे मिले हैं। मिट्टी के चबूतरे मिले हुए हैं।
चबूतरों के ऊपर अग्नि वेदिकाएं बनी हुई हैं, अग्नि वेदिका बनी हुई थी। कालीबंगा के दक्षिण और पश्चिम में लगभग 300 मीटर दूर इस दुर्ग टीले के, कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण और पश्चिम में, कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण और पश्चिम में 300 मीटर दूर कब्रिस्तान मिला हुआ है, कब्रिस्तान मिला हुआ है। यहां से एक अंडाकार कब्र मिली हुई है, कालीबंगा से एक अंडाकार कब्र मिली हुई है। कब्र में क्या हुआ कि एक बालक का शव दफनाया गया है, उस कब्र में एक बालक का शव है, लेकिन शव में क्या खासियत है कि उसकी खोपड़ी में 6 छेद किए गए हैं, 6 छिद्र हैं। इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन का सबसे पहला प्रमाण हमको कहां से मिला हुआ है, कालीबंगा से मिला हुआ है। और क्या है कि भूकंप का सबसे प्राचीनतम प्रमाण, भूकंप सबसे पहले कहां हमको पता चला, भूकंप का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है यहां से कालीबंगा से मिला। कालीबंगा से एक युगल समाधान भी मिला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं बनवाली। बनवाली बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 1974 ईस्वी में इसका आर्यस बिष्ट ने खुदाई करवाई। बनवाली हरियाणा के हिसार जिला की सरस्वती नदी उन्नीस 1974 ईस्वी में आर्यस बिष्ट ने इसकी खुदाई कराई। आर्यस बिष्ट ने जब इसकी खुदाई कराई तो यहां पर सबसे पहले क्या इन्होंने देखा कि एक मिट्टी का जो बना हुआ हल तथा बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ। मिट्टी का हल, बढ़िया किस्म का जौ, और साथ में क्या इन्होंने देखा, मिट्टी, भूसा और गोबर को अच्छी तरह से मिलाकर दीवारों पर लेप प्लास्टर का जो प्रमाण मिला वो बनवाली से मिला हुआ। मिट्टी प्लस गोबर और प्लस भूसा, भूसे को मिलाकर जो है अच्छी तरह से मिलाकर जो है लेप प्लास्टर का प्रमाण सबसे पहले हमको बनवाली से ही मिला। बनवाली के कई मकानों से अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं। अग्नि वेदिका, बनवाली के कई मकानों से अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं। बनवाली से ठोस एवं तीलीदार पहिए का प्रमाण मिला हुआ। ठोस भी है, पकी हुई, मिट्टी की पकी हुई, मिट्टी की पकी, तीलीदार और ठोस पहिए का प्रमाण मिला है। इसको उस समय जब ये मिट्टी का पकी हुई तीलीदार ठोस पहिए का प्रमाण मिला तो उस समय आर्यों ने इसको कहा, आर्य इसका नाम रखे, जैसे हम लोगों ने कहा इसका पहिया। इस चीज को वैदिक आर्यों ने कहा कि सारा चक्र या प्राधि चक्र, इसका नाम रखा सारा चक्र या प्राधि चक्र। अब हम लोग देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में। यह कहां है? गुजरात के कच्छ जिले में। भचाऊ
तालुका में, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में यह स्थल है धौलावीरा। सर्वप्रथम इसका 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने इसका पता लगाया। जेपी जोशी ने इसका पता लगाया 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने इसका पता लगाया। लेकिन 1990 ईस्वी में 90 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ। इसका 1990 ईस्वी में उत्खनन कार्य शुरू हुआ। इसका उत्खनन कार्य करवाया आर.एस. बिष्ट ने। धौलावीरा का नगर आयताकार है। धौलावीरा का नगर आयताकार है। यह 3 भागों में बटा हुआ था। ये 1, 2 और 3 भागों में यह बटा हुआ। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा है जो 3 भागों में बटा हुआ है। इसका नाम क्या था? ये दुर्ग टीला, ये मध्य नगर, ये निचला नगर, ये मध्य नगर, ये निचला नगर। धौलावीरा से एक अभिलेख मिला हुआ है। धौलावीरा से एक अभिलेख मिला हुआ है जिसमें 9 वर्ण है। प्रत्येक वर्ण में 37 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये 9 वर्ण जो है वो प्रत्येक वर्ण जो है एक 27 सेंटीमीटर लंबा और 37 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। पूरे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र क्रीड़ा स्थल जो है या स्टेडियम धौलावीरा से ही मिला हुआ है। स्टेडियम कहां से मिला हुआ? धौलावीरा से ही मिला हुआ है। एक प्रश्न पूछता है कभी कभी पेपर में कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला स्थल कौन सा खोदा गया था? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला स्थल खोदा गया था रोपण। यह रोपण है कहां? पंजाब प्रांत में सतलज नदी के किनारे। पंजाब प्रांत में सतलज नदी, पंजाब प्रांत में सतलज नदी के किनारे यह स्थल है। इसकी खुदाई किसने करवाई? रोपण पंजाब प्रांत में सतलज नदी के किनारे स्थित है। 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने इसका पता लगाया। उन्नीस सौ 50 ईस्वी में बीबी लाल ने इस रोपण का पता लगाया। 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यज्ञदत्त शर्मा ने यहां से इनकी खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के बाद सबसे प्रमुख हमको मिला क्या? एक कब्र है। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण जो है हमको यहीं से मिला है। अब हम लोग देखते हैं एक नज़र, हम लोग ये देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था उत्तरी स्थल कौन सा, दक्षिणी स्थल कौन सा, पूर्वी स्थल कौन सा, पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट उठाते, कोई भी उठा लेते। चलिए हम लोग उठाते हैं उत्तर वाला, मांडा। इसकी खुदाई 1982 ईस्वी में जेपी जोशी और मधुबाला ने किया था। अब हम लोग ये नहीं देखते कि यहां से मिला क्या था, हम लोग केवल बस इतने, यहां से कभी कभी पूछता है पेपर में कि मांडा जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था उसकी खुदाई कब करवाई गई? तो 1982 ईस्वी में किसने करवाया था? जेपी जोशी और मधुबाला ने करवाया था। अब अगला हम लोग देखते हैं कि दैमाबाद। दैमाबाद की खुदाई 1958 ईस्वी में एन देशपांडे ने किया था। 1958 ईस्वी में दैमाबाद की खुदाई एन देशपांडे ने किया था। हम लोग अब देखते हैं सुत कांगेडोर। इसकी खुदाई 1927 ईस्वी में आर.एल. स्टाइन ने किया था।
R.L. स्टाइन ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश वाला स्थान है आलमगीरपुर। इसका सबसे पहले जानकारी हमको भारत सेवक समाज ने दिया था, भारत सेवक समाज। आलमगीरपुर का सबसे पहले जानकारी हमको भारत सेवक समाज ने दिया था। कब दिया था? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज ने कहा कि ये आलमगीर जो पुर है उत्तर प्रदेश में एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। और फिर इसकी खुदाई कब हुई? 1958 ईस्वी में ही। 1958 ईस्वी में ही इसकी खुदाई प्रारंभ हुई। खुदाई किसने करवा? यज्ञदत्त शर्मा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।